नमस्कार दोस्तों। आप सभी मेरे प्यारे भाई बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखने वाले हैं। दोस्तों अभी तक हमने आपके लिए प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 अपलोड कर दिया है। और दोस्तों यदि जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर अपलोड है। दोस्तों वीडियो को देखने के बाद आप अपना जो है ना नोट जरूर बनाते चलिएगा। दोस्तों हम इसलिए बार बार कह रहे हैं, आपको भी लग रहा होगा दोस्तों कि ये सिर्फ मजाक चल रहा है। नहीं दोस्तों, आपको अभी हम कुछ भी कहेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। एग्जाम होने दीजिए, आपको यहाँ से प्रश्न जरूर दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम बहुत इस पर मेहनत कर रहे हैं। एक एक प्रश्नों को हम बहुत बारीकी से ढूंढ के लाते हैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, उस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपका दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि ओलंपिक पदक विजेता जीतने वाली सबसे पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी। दोस्तों ये प्रश्न जो है ना जाने कितने एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओलंपिक सबसे पहले हम बात करें ओलंपिक की। ओलंपिक दोस्तों क्या है? तो ओलंपिक दोस्तों क्या है ना, एक प्रकार का खेल है। ठीक है, ओलंपिक जो है खेल का संस्था है जिसके अंतर्गत ढेर सारे खेलों को खेला जाता है, जैसे कि आपका तीरंदाजी हो गया, कुश्ती हो गया, रेसलिंग हो गया, हॉकी सब हो गया। दोस्तों ये सभी क्या होते हैं, ओलंपिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करते हैं ओलंपिक की। तो ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? यदि आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी तो आपको क्या बताना होगा? तो दोस्तों ओलंपिक की शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये कब हुई थी आपको? ठीक है, देखिए ओलंपिक की शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो हुई थी आपका 776 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक की शुरुआत हुई थी दोस्तों। ये कहाँ से हुई थी? ये जो हुई थी ना ओलंपिक की शुरुआत, ये आपकी हुई थी कहाँ से? तो एथेंस से हुई थी। ठीक है, यानी कि यूनान के ओलंपिया शहर से। कहाँ से हुई थी? यूनान के जो ओलंपिया शहर है दोस्तों, वहाँ से ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ओलंपिक विजेता जो भारत की थी वो कौन सी खिलाड़ी थी। उनका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी दोस्तों थी, ये जो है ना 2000 ईस्वी में जो सिडनी में जो हुआ था ओलंपिक, उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता था। और कांस्य पदक जीतते ही भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी थी जो कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने कांस्य पदक जीता था सिडनी ओलंपिक 2000 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अब हम इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जैसे कि यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की तरफ से पहला मेडल किसने जीता था, तो दोस्तों भारत की तरफ से जो है ना पहला जो है ना मतलब कि गोल्ड मेडल किसने जीता था दोस्तों? 2008 ईस्वी में। 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था, इसमें अभिनव बिंद्रा द्वारा। कौन है? अभिनव बिंद्रा, आपने जरूर सुना होगा अभिनव बिंद्रा। दोस्तों अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। देखते हैं कौन इसका रिप्लाई करते हैं, कौन इसका जवाब देते हैं। तो अभिनव बिंद्रा दोस्तों क्या है ना, ये एक खिलाड़ी है जिनको 2008 ईस्वी में पहला गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, यानी कि फर्स्ट गोल्ड मेडल किसी मिला था ओलंपिक में भारत की तरफ से, वो थे अभिनव बिंद्रा। कब मिला था? 2008 ईस्वी में से मिला था। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक पॉइंट आप याद रख लीजिए यहाँ पे, जैसे आपसे प्रश्न किया जाए कि भारत की तरफ से ना लगातार 2 बार कौन ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने पदक जीता था। दोस्तों सुशील कुमार जो थे ना, भारत के प्रथम खिलाड़ी ऐसे थे जो लगातार 2 बार ओलंपिक पदक जीते थे। दोस्तों 2008 में बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने क्या किया था? कांस्य पदक जीता था। और 2008 जो 2012 का लंदन ओलंपिक हुआ था, इसमें उन्होंने क्या किया था? रजत पदक जीता था, यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। कौन? तो सुशील कुमार जीता था। तो इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सिर्फ आ चुका है कि पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ हैं। तो पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ हैं दोस्तों? तो यहाँ देखिए पंडित रविशंकर की बात करें ना, तो ये जो है दोस्तों किस वाद्य यंत्र संबंधित आपको बताना है। तो पंडित रविशंकर कुमार जो है दोस्तों, ये है संतूर वादक। कौन है? संतूर वादक है पंडित शिव कुमार शर्मा। दोस्तों इसके अलावा हम जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको हम बता दें, जैसे कि तबला वादक पूछा जाए दोस्तों आपसे, तो दोस्तों तबला वादक कौन है? तो जाकिर हुसैन। ठीक है, कौन है? जाकिर हुसैन दोस्तों क्या है? एक तबला वादक है, इसको आप याद रखिएगा, जाकिर हुसैन। ठीक है, ये क्या है? एक महत्वपूर्ण तबला वादक है। ठीक है, और दोस्तों वो हम जो कल आपके वीडियो में बताए थे कल या परसों, जो एक शहनाई वादक थे, उनका नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां थे। तो इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ पे तबला वादक कौन है? तो जाकिर हुसैन है। दोस्तों हम बात करते हैं सरोद की। तो दोस्तों सरोद कौन बजाते हैं? तो जो हमारा जो सरोद वादक दोस्तों कौन है? तो शिव कुमार, ये पंडित रविशंकर। एक है दोस्तों पंडित रविशंकर। ठीक है, पंडित रविशंकर दोस्तों क्या है ना, पंडित रविशंकर
यदि हम बात करें पंडित रविशंकर की, तो ये क्या बताते हैं, तो ये बताते हैं आपका सितार बजाते हैं। कौन सा? सितार से संबंधित है। कौन? पंडित रविशंकर संबंधित है सितार से, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं वायलिन की, तो वायलिन के विजेता कौन है, मतलब जो बजाते हैं वो, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम, एक नाम है लालगुडी जयराम, ठीक है, लालगुडी जयराम दोस्तों। ये एक ऐसे मतलब वाद्य यंत्र बजाते वाले कलाकार हैं जो वायलिन बजाते हैं, लालगुडी जयराम। इसे आप याद रख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है, ये हमारे पास राइट आंसर होगा कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो दोस्तों, ये किससे संबंधित है, पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक हैं, ठीक है दोस्तों। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन, किस देश की थी? दोस्तों ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आपको कह रहा है कि विश्व की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी, यानी पीएम बन चुकी थी, वो कौन थी, ठीक है। तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी ना दोस्तों, वो थी आपका एस भंडार नायके, ठीक है। वो कहाँ की थी? श्रीलंका की। कहाँ थी? एस भंडार नायके जो दोस्तों, ये क्या थी? विश्व की प्रथम महिला जो है ना प्रधानमंत्री थी, भंडार नायके, ठीक है। ये दोस्तों कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। और ये कब बनी दोस्तों? 1960 ईस्वी में जो है ना श्रीलंका की पहली जो है ना, यानी श्रीलंका की पहली भी और विश्व की पहली भी महिला प्रधानमंत्री बन चुकी थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया की फर्स्ट जो मतलब जो लेडीज़, इंडियाज़ फर्स्ट लेडीज़ पीएम कौन थी? तो इंडिया फर्स्ट लेडी पीएम जो थी दोस्तों, वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी दोस्तों क्या थी? वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है, इंदिरा गांधी। दोस्तों हम बात करें तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की, तो उनका नाम दोस्तों क्या है? तो वो है कौन सी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल दोस्तों क्या है? तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अभी रिसेंटली में क्या था, एक प्रधानमंत्री बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो दोस्तों कहाँ की थी? तो वो थी हमारा इटली की। इटली प्रधानमंत्री दोस्तों कौन है? तो इटली की प्रधानमंत्री जो महिला प्रधानमंत्री वर्तमान में है, उनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, जो कहाँ की है? इटली की है। और दोस्तों हम बात करते हैं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो वो कौन है? तो ऋषि सुनक जी हैं। कौन है? ऋषि सुनक जो है दोस्तों वर्तमान में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है। और भारत दोस्तों आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो दोस्तों वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री जी हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो श्रीलंका की थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? दोस्तों ये प्रश्न ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ओलंपिक खेल हुआ था ना दोस्तों, इसमें जो है ना भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था, आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ओलंपिक खेलों में हॉकी के क्षेत्र में जो है भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता था 1928 में, ठीक है, एम्स्टर्डम में। कहाँ हुआ था? एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुआ था दोस्तों, इसी में जो है ना भारत ने पहली बार हॉकी का पदक जीता था 1928 में, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। 1928 के बाद ना 1956 तक जो है लगातार भारत ने 6 बार, कितने बार? 6 टाइम्स, यानी कि 6 बार दोस्तों क्या किया था, भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। और उन्होंने क्या किया? इतिहास रच दिया था, यानी स्वर्ण पदक जीतने के मामले में। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा? बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में हॉकी जो है, इंडियन हॉकी टीम की जो वर्तमान कैप्टन कौन है? यदि आपको पता है तो इसका क्या करें आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन कौन है वर्तमान में? इसका आंसर आपको बताना है कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित आंदोलन में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन ऐसे आंदोलन थे जिसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था, हिस्सा नहीं लिया था। तो दोस्तों देखिए, जो जितने भी आंदोलन हुए थे महात्मा गांधी द्वारा, वो एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था, मतलब पिछले बार प्रीवियस ईयर में, आप वहाँ पर देखिए दोस्तों, सभी ने अभिज्ञान आंदोलन से आपसे प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर आपको बता दें, जो सत्याग्रह, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये आपका कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका चंपारण हुआ था, ठीक है, बिहार के चंपारण जिले में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों इसमें बेसिकली हुआ क्या था ना, कि अंग्रेज सब जो थे ना, वो भारत में यानी बिहार में जो है ना, वो नील की खेती करते थे, जबरन खेती, ठीक है। और जो है ना नील की खेती करते थे वो 3/20 हिस्से पर करते थे, यानी कि इसको 3 कठिया पद्धति की जाती थी, जिससे किसानों क्या होता है, जो इसमें तो क्या होता था, जैसे कि आप नील की खेती करते हैं, तो नील खेती करने के बाद जो है ना आपकी भूमि बंजर हो जाती है, उस पर आप नया फसल जल्दी नहीं उगा पाते हैं, तो इससे किसानों को बहुत ज़्यादा हानि होती थी। इसलिए इसका विरोध किसान लोग करते थे। तो किसानों की बात नहीं मानने की वजह से जब महात्मा गांधी जब आए थे, जो राजकुमार शुक्ला जी जो थे, उनको बुलाने पर आए थे महात्मा गांधी चंपारण, ठीक है। तो चंपारण आने के बाद दोस्तों वहाँ पर क्या किया था, उन्होंने जायजा लिया यहाँ का। तो उसने उन्होंने क्या किया था, आंदोलन किया। और
और 1 से 2 दिन के अंदर ही इन्होंने 3 कठिया पद्धति को वहाँ पे समाप्त कर दिया। तो ये था चंपारण सत्याग्रह 1917 में भारत आए थे। और दोस्तों महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला जो था ना सफल आंदोलन वो कौन सा था, यही चंपारण सत्याग्रह ही था। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है कि बहावी आंदोलन। दोस्तों बहावी आंदोलन जो होते हैं ना, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं असहयोग आंदोलन। दोस्तों असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को दोस्तों क्या होता है, असहयोग आंदोलन हुआ था। ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही चालू किया गया था। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो दोस्तों जब नमक कानून तोड़ा गया था ना, तो 1930 ईस्वी में, तभी क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों ये भी किसने किया था, महात्मा गांधी द्वारा हुई थी। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा हुआ था, और सहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी महात्मा गांधी जी द्वारा हुआ था। लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे थे इसका बहावी आंदोलन का, तो दोस्तों बहावी आंदोलन जो है ना, ये महात्मा गांधी जी द्वारा नहीं हुआ था। जबकि दोस्तों बहावी आंदोलन के जो नेता थे उनका नाम क्या था, तो सैयद अहमद बरेलवी थे। कौन थे, सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद, एक सेकंड, अहमद बरेलवी। ठीक है, ये दोस्तों क्या थे, तो बहावी आंदोलन के क्या थे, प्रमुख नेता थे, संस्थापक थे। इसे भी आप याद रख सकते हैं। दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, आप नोट बनाते चलिए। ठीक है, नोट आप बनाते चलिएगा। एक आप पेज पर कॉपी ले लीजिए, आप नोट बनाते चलिए दोस्तों। सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और दोस्तों हम बहुत जल्द जो है ना आपके लिए टेस्ट का भी आयोजन करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट जितनी भी यहाँ पे वीडियो अपलोड होती हैं उन सभी वीडियो से ही आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो आप यदि नोट बना के रखिएगा तो आपका ही फायदा वहाँ पे होने वाला है। दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या है कि सती प्रथा को समाप्त करने वाला किसका योगदान था। तो दोस्तों देखिए सती प्रथा के बारे में दोस्तों कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए सती प्रथा दोस्तों ना ये क्या था, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्या बोले, एक तरह से कह सकते थे बहुत ही ख़राब मतलब नियम था सती प्रथा। दोस्तों इसमें होता क्या था ना, जैसे कि मान लीजिए किसी का पति मर गया हो किसी भी औरत की, तो उसको क्या किया जाता था, उसी पति के साथ में जो ना आग में उसको भी जला दिया जाता था। ठीक है, तो इससे क्या होती थी, मतलब कि एक अच्छा खासा जीवित व्यक्ति को भी मृत्यु हो जाती थी, जो एक मतलब विडंबना थी हमारे देश में पहले तो पहले के ज़माने में दोस्तों ऐसा ही होता था। तो इसी को समाप्त किए थे किसने, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक तो दोस्तों क्या गया था, सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। कब, 1829 ईस्वी में। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, एक है हमारे जो भारत के ही हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो दोस्तों क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आप याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो दोस्तों इनका क्या नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इन्होंने विधवा पुनर्विवाह आंदोलन को शुरुआत किया था। क्या था, जो विधवा मतलब विधवा पुनर्विवाह हुआ था, यानी कि कोई मतलब किसी का पति मर गया हो तो फिर से उसकी शादी हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक आंदोलन चालू किया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह आंदोलन चालू किया। किसने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न किया जाए कि सती प्रथा को किसने समाप्त किया था दोस्तों, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा जो है सती प्रथा को समाप्त किया गया था। दोस्तों हम बात कर लेते हैं किसका, तो लॉर्ड रिपन का। दोस्तों लॉर्ड रिपन जो है ना इल्बर्ट बिल से संबंधित है। ठीक है, आपको प्रश्न किया जाए कि इल्बर्ट बिल जो है ना किससे संबंधित है, तो वो लॉर्ड रिपन से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने क्या किया था, फैक्ट्री अधिनियम एक्ट भी लाया था। ठीक है, और दोस्तों जो 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। ठीक है, जो लॉर्ड लीटन के द्वारा लगाया गया था। आपसे प्रश्न किया जाए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था दोस्तों, ये वर्नाकुलर प्रेस क्या था, तो वर्नाकुलर प्रेस ये था ना दोस्तों, जैसे कि जो अंग्रेज लोग थे वो चाहते थे क्या, जो मतलब उसके खिलाफ कोई नहीं लिखे। ठीक है, तो मतलब कि जैसे कि लैंग्वेज होती थी, मतलब कोई भाषा कोई अखबार था तो उसका लैंग्वेज, जैसे कि मान लीजिए कि आप मतलब बिहार का लैंग्वेज कुछ और है, हिंदी है, तो हिंदी में नहीं छापा जाता था। यानी कि आप सरकार के खिलाफ जो है किसी भी चीज़ को आप नहीं छाप सकते हैं, तो आपको इंग्लिश में ही छापना होगा। जैसे कि इंग्लिश में इसलिए तो लिखा जाता था क्योंकि बहुत सारे जो बाहर के लोग थे वो इंग्लिश को पढ़ नहीं पाते थे, जिससे उसकी सूचना उसके पास नहीं पहुंच पाती थी। इसलिए दोस्तों क्या किया गया था, वर्ना प्रेस एक्ट लाया गया था 1878 ईस्वी में। ये कौन लाए थे, लॉर्ड लीटन के द्वारा लाया गया था, लॉर्ड लीटन के द्वारा। दोस्तों इसी को समाप्त किया था किसने, लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त कर दिया था। इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या होगा, 3 हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोधी वंश था ना दोस्तों, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था आपको बताना है। ठीक है, देखिए लोधी वंश जो स्थापना हुई थी ना, ये किसने की थी, तो लोधी वंश का स्थापना दोस्तों हुआ था, ये आपको क्या था, बहलोल लोधी थी। किसने कहा था, बहलोल लोधी के द्वारा लोधी वंश की स्थापना की गई थी। किसको, बहलोल लोधी के द्वारा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अंतिम शासक कौन थे दोस्तों, जो लोधी वंश था ना, इसका तीसरा और अंतिम शासक कौन था,
वो था इब्राहिम लोदी। ठीक है, कौन था? इब्राहिम लोदी। दोस्तों इब्राहिम लोदी से आप सभी लोग परिचित होंगे, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। अब जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, और इसमें से क्या हुआ था ना, बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी हार गए थे। और बाबर इब्राहिम लोदी को हराने के बाद जो है ना, बाबर ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी। तो इसे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। गुलाम वंश का नाम, दूसरा नाम क्या है? तो मामलुक वंश भी है, इसे भी आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। तो लोदी वंश का यहाँ पर अंतिम शासक कहा था, वो उनका नाम क्या था? तो इब्राहिम लोदी था, लोदी वंश का अंतिम शासक। ठीक है, और इसका जो मतलब शुरुआत मतलब स्थापना किसने की थी? तो वो बहलोल लोदी ने की थी, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों नीति आयोग के बारे में बात कर ले, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीति आयोग देखिए, नीति दोस्तों, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये होता है नीति आयोग का स्थान। ठीक है दोस्तों, देखिए भारत में क्या था ना, पहले आपको योजना आयोग था। ठीक है, योजना आयोग दोस्तों क्या करता था कि कोई योजना बना करके उस पर काम करता था। ठीक है, हमको इतना जो है ना एक लक्ष्य रखा जाता था कि आपको इस वर्ष में इतना का उत्पादन करना है, इसका इतनी हमको ये रखना है। ठीक है, यानी कि इसकी वृद्धि दर कितना रखनी है, ये सभी जो है योजना आयोग का काम था। दोस्तों अभी भारत पर बीजेपी सरकार जब आई थी 2014 ईस्वी में, इसके बाद जो है दोस्तों 2015 ईस्वी में इनको योजना आयोग के स्थान पर एक नीति आयोग लाया गया था। ठीक है, जिसे थिंक टैंक के नाम से भी जानते हैं। तो नीति आयोग लाया गया था कब? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और उसका इसका हेडक्वार्टर जो कहाँ पे है? वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका नीति आयोग का। दोस्तों नीति आयोग के जो मतलब अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, दोस्तों आपको बताना होगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है ना, वो कौन होते हैं? एक सेकंड, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, नीति आयोग अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, यानी कि जो जो मतलब भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही क्या होंगे? नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। और दोस्तों प्रथम जो मतलब आप बात कर सकते हैं कि जब नीति आयोग बना था उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। और वर्तमान में इसके CEO कौन है दोस्तों? वो कौन है CEO? तो उनका नाम है B.R. सुब्रमण्यम। ठीक है, क्या नाम है इसका? B.R. सुब्रमण्यम जो दोस्तों वो क्या है? तो नीति आयोग के वर्तमान में CEO है। और दोस्तों इसके जो मतलब कि क्या बोल सकते हैं उसको, उपाध्यक्ष कौन दोस्तों? वो कौन है? सुमन बेरी है। कौन है? सुमन बेरी दोस्तों कौन है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन करता है? ठीक है दोस्तों, देखिए संसद जब नहीं चल रही होती है ना और उस वक्त किसी कानून को पास करना होता है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? आकस्मिक मतलब बैठक बुलाते हैं। ठीक है, उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? तो एक उसे बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों सदनों की बैठक बुलाती है, उसे बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ज्वाइंट सिटिंग की बात करें ना, तो ज्वाइंट सिटिंग जो होती है ये आपके जो आर्टिकल होती है 108 यानी 108 के तहत बुलाई जाती है। और बुलाता कौन है दोस्तों? तो वो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। ठीक है, बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन जिसकी अध्यक्षता करते हैं वो स्पीकर करते हैं, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, बुलाते हैं राष्ट्रपति। आप जैसे ध्यान रखिए दोस्तों, जब जो ज्वाइंट सिटिंग होती है ना, इसको कौन बुलाते हैं? तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत बुलाते हैं। लेकिन इसका अध्यक्षता जो करते हैं वो कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यानी कि वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी हैं लोकसभा अध्यक्ष। उन्होंने ये क्या करते हैं? तो लोकसभा का मतलब जो ज्वाइंट सिटिंग बैठक बुलाई जाती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो यहाँ प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि संसद के दोनों सदनों की बैठक की सभापति कौन करता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या होगा? 3 हमारे पास बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? आपको बताना है कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते हैं आपके पास नॉलेज है कि वर्तमान में नहीं है। यदि दोस्तों आपके पास है तो जरूर इसका आंसर दीजिएगा कि भारत में वर्तमान में जो है ना उपराष्ट्रपति जी कौन है। प्रधानमंत्री तो आपको पता है और राष्ट्रपति आपको पता है। ठीक है, तो तीनों का, प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में और किस क्रम के हैं, राष्ट्रपति कौन है किस क्रम के हैं, और उपराष्ट्रपति कौन है किस क्रम के हैं, ये तीनों चीज़ें आपको कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, यदि आप वीडियो को देखते हैं यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो प्लीज़ आप उसका जवाब दे दीजिएगा। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग यहाँ तक वीडियो को देखते हैं और हमारी तरह अभी मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है दोस्तों, संविधान सभा की बात करें अस्थायी अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो वो कौन थे? ये कौन थे वर्तमान दोस्तों? ये कौन थे दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है दोस्तों, देखिए सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ना, वो जब संविधान सभा की बैठक हुई थी उस वक्त कौन थे? और अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन दोस्तों इसको बाद में हटा करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घोष जो है इसका संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। जो टेम्परेरी थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है,
दोस्तों बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के, तो ये जैसे संविधान के पिता के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो संविधान के पिता जो हैं इनको किसके नाम से जानते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान के पिता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इस पॉइंट को भी आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्या कि वित्त आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों जो फाइनेंस कमीशन होती है, तो फाइनेंस कमीशन की अध्यक्षता जो करती है वो कौन करते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी जो नियुक्ति करती है वो कौन करते हैं। देखिए जितने भी आयोग है ना, जो महत्वपूर्ण आयोग होते हैं, उन सभी की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिसमैच हो चुका है, यहाँ पे आप देख लीजिए, तो टाइपिंग एरर हो चुका है यहाँ पे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राष्ट्रपति होगा। क्या होगा, राष्ट्रपति करता है। यानी दोस्तों वित्त आयोग की बात करें हम लोग, तो वित्त आयोग जो है ना, ये संविधान की जो है ना 280 जो 280 अनुच्छेद है हमारा संविधान, भारतीय संविधान का 280 अनुच्छेद, इसमें जो है वित्त आयोग की चर्चा की गई है, ठीक है। 280 ईस्वी में वित्त आयोग की चर्चा की गई है। और दोस्तों वर्तमान में जो वित्त आयोग जो है ना, ये हमारा वित्त आयोग जो है दोस्तों, वित्त मंत्री कौन है, तो वो डॉक्टर नहीं, निर्मला सीतारमण जी है। कौन है, निर्मला सीतारमण जो है दोस्तों, वो क्या वर्तमान में हमारे देश की फिनांस मिनिस्टर है, यानी कि वित्त मंत्री जी हैं, ठीक है। तो ये कौन सा होगा हमारा ऑप्शन तो नहीं था दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, राष्ट्रपति जी हो जाएंगे। यानी कि वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो वो इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति साहब करते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली डैश में स्थित है। दोस्तों माजुली जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये दोस्तों जान गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संगम, गंगा और ब्रह्मपुत्र की मिलकर बनती है, कौन सी, तो माजुली बनती है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये कहाँ पर, असम राज्य में पड़ती है, कहाँ पर, माजुली द्वीप, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपको दोस्तों। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं ना, हम सभी प्रश्नों को बहुत ही बारीकी तरह से आपको ढूंढ के लाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियो है, ठीक है। आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा, इसको आप ध्यान पे देखते रहिएगा दोस्तों। यदि आपको सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप देखते रहिएगा, क्योंकि इसका नोट भी बनाते चलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमको ऐसा लग रहा है ना कि इससे प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ, तो असम इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों नागालैंड में है, मतलब आपसे प्रश्न किया जाए कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य यहाँ पे जो जिसकी राज्य की भाषा इंग्लिश है, दोस्तों कौन सा है, नागालैंड जो है उसकी भाषा क्या है, इंग्लिश है, ठीक है। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत के नए लोकपाल है ना, इसे किसे नियुक्त किया गया है, तो ये AM खानविलकर जो है ना, इसे भारत के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के पहले लोकपाल कौन थे, तो वो कौन से थे, तो उनका नाम था क्या नाम था, एक सेकेंड, उनका नाम था PC, दोस्तों मुझे, तो दोस्तों उनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष। क्या नाम था, पिनाकी चंद्र घोष था, याद आ गया। तो दोस्तों उसका नाम था पिनाकी चंद्र घोष था, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, डी हमारे पास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है। दोस्तों भारत के जो पहले जो करंट अफेयर क्वेश्चन है, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है। दोस्तों उसका नाम क्या है, होमसेफ एटम। क्या है, होमसेफ एटम जो है दोस्तों, ये भारत के प्रथम सेप्टिक टैंक रोबोट का नाम है, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा, ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। दोस्तों जो भारत टेक्स जो है ना 2024 है, इसका आयोजन है वो नई दिल्ली में की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या होगा, सी हमारे पास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों जब आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा। और आपका स्कोर कितना रहा दोस्तों आज 15 प्रश्नों में से, अपना स्कोर भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों इसमें दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।